नमस्कार बच्चों, आपका ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शमशाद अली। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा था। अब मैं उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 देख लें। मैं पार्ट 2 आज स्टार्ट करूँगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट किया जाए। आप सभी लोग लाइक एंड शेयर करते रहिए। चलिए शुरू किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा क्या होगा, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट, समतल दर्पण द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी होता है, सीधा होता है और दर्पण के लंबवत ठीक पीछे ही बनता है और जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतनी दूरी पर बनता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये समतल दर्पण है और इस यहाँ पर अगर आप खड़े हैं, यहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो पीछे बनेगा। मान लीजिए आप यहाँ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगला पॉइंट क्या है, लिखा है यदि हम किसी वेग से दर्पण की ओर या दर्पण से दूर दौड़ें या जाएं तो हमें स्वयं का जो प्रतिबिंब होगा वो 2 गुने वेग से, मतलब 2 गुने वेग से अपनी ओर आता हुआ, अगर हम दर्पण की ओर आएंगे तो आता हुआ दिखाई देगा, अगर हम दर्पण से दूर जाएंगे तो जाता हुआ दिखाई देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। अगर कोई कार 40 किलोमीटर पर घंटे से आ रही है तो इसका जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो दुगने स्पीड में दिखाई देगा। 40 गुणे 2 मतलब 80 किलोमीटर पर घंटे से दिखाई देगा। या हम वेग की बात करें तो मान लो कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड से इस दर्पण से दूर जा रही है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो 2 गुणे 5 मतलब 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जाता हुआ दिखाई देगा। चलिए अगला क्या है पॉइंट, एक व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब, कोई व्यक्ति है या आदमी है, अपने आप को ही ले सकते हैं, पूरा प्रतिबिंब देखना है अगर आप अपना किस में देखना है, समतल दर्पण में, तो हम जो समतल दर्पण है उसकी जो न्यूनतम लंबाई है वो व्यक्ति की ऊंचाई की क्या करेंगे, आधी करेंगे। मान लीजिए आप ही हैं या हम हैं तो समतल दर्पण, मान लीजिए समतल दर्पण है, आप यहाँ पे खड़े, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई अपने ऊंचाई की क्या रखनी होगी, आधी रखनी होगी। अगला क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार का होता है। मान लीजिए समतल दर्पण है तो इसमें जितनी लंबी या बड़ी वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। समतल दर्पण पर आधारित आंकिक प्रश्न, पहला न्यूमेरिकल क्या है, एक समतल दर्पण
के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है वो वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। जितनी लंबी वस्तु होगी उतनी लंबा उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब भी बनेगा। तो यहाँ पर जितनी लंबी वस्तु है, कितनी लंबी वस्तु है, 4 सेंटीमीटर, तो उसका जो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। अगला, एक व्यक्ति जिसकी ऊंचाई 70 सेंटीमीटर है, एक आदमी है जिसकी ऊंचाई 170 है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। मतलब यहाँ पे समतल दर्पण की ऊंचाई बतानी है। अभी आपने फार्मूला देखा है कि अगर हमें व्यक्ति की ऊंचाई दी गई है और समतल दर्पण की ऊंचाई पूछ रहा है तो व्यक्ति की ऊंचाई को हम आधा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर जो व्यक्ति की ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, सॉरी 170 सेंटीमीटर है। हमें करना क्या है, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई पता करनी है। तो इसको हम 2 से भाग करेंगे तो 85 सेंटीमीटर आएगा। इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए दे दी गई कि समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर दे दी गई। आपसे पूछा गया कि व्यक्ति की ऊंचाई क्या होगी, तो व्यक्ति की ऊंचाई 2 गुणे 20 सेंटीमीटर मतलब 40 सेंटीमीटर होगी। अगला, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से आ रहा है। इसका तीसरा पॉइंट जो हमने बताया था कि कोई समतल दर्पण है तो समतल दर्पण की ओर अगर कोई वस्तु आ रही है या कोई वस्तु जा रही है तो जिस वेग से आ रही है या वेग से जा रही है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो 2 गुना हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर 5 है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा 2 गुणे 5 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 10 दे देंगे तो 20 हो जाएगा, 50 दे देंगे तो 100 हो जाएगा। अगला देखिए, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। इसको इम्पोर्टेंट भी होता है। इसमें 2 दर्पण हैं। पिछले वीडियो में आपको दर्पण के बारे में बताया गया। तो गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है जिसमें से एक दर्पण उत्तल होता है, उत्तल दर्पण, और दूसरा अवतल दर्पण होता है। इस गोली दर्पण का परावर्तक तल जो होता है उसके मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ये इसका फोकस F है, ये इसका वक्रता केंद्र C है। अवतल दर्पण में भी इसी तरीके से होता है। इसका जो मध्य बिंदु होता है वो ध्रुव कहलाता है, फोकस F, वक्रता केंद्र C। तो परिभाषा, इसमें पहली परिभाषा क्या है, दर्पण का ध्रुव। तो गोली दर्पण के परावर्तक तल के, जो गोली दर्पण का परावर्तक तल होता है, मान लीजिए गोली दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक तल ये होगा, इसका मध्य बिंदु जो होगा उसको हम P कहेंगे, मतलब दर्पण का ध्रुव। वक्रता केंद्र, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण ये है, ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव कहलाएगा। यहाँ पे इसका ध्रुव, ये ध्रुव P है, ये इसका वक्रता केंद्र C। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को
खोखले गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या गोली दर्पण ये है, अवतल गोली दर्पण है। यहाँ पे ये इसकी मुख्य अक्ष रेखा है। इसका ध्रुव जो बीच का भाग होगा गोली दर्पण का वो पी कहलाएगा। ये वक्रता केंद्र सी है, तो सी से जो पी के बीच की दूरी होगी उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। फोकस दूरी क्या है? तो फोकस दूरी गोली दर्पण के ध्रुव पी, गोली दर्पण के ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाएगी। तो ये मान लीजिए अवतल दर्पण है जिसकी मुख्य अक्ष रेखा ये है, इसका ध्रुव पी है, इसका वक्रता केंद्र सी है, यहाँ पे फोकस एफ है, यहाँ पे फोकस एफ है। तो फोकस एफ और फोकस एफ और ध्रुव जो पी है उसके बीच की दूरी होगी उसे फोकस दूरी कहते हैं। गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो हम जानते हैं फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं। तो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। मतलब अगर वक्रता त्रिज्या मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दी गई है तो जो फोकस दूरी होगी वो r/2 मतलब 10/2, 10 से भाग करेंगे 5 सेंटीमीटर आएगी। इसका उल्टा भी कर सकते हैं। मान लीजिए वक्रता त्रिज्या निकालनी हो, फोकस दूरी दी गई हो, तो जब वक्रता त्रिज्या निकालनी होगी, फोकस दूरी दी गई होगी, तो आपको 2 से फोकस दूरी को क्या करना है? गुणा करना है। तो इस पर आंकिक प्रश्न भी है। पहला आंकिक प्रश्न क्या है? एक अवतल दर्पण है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या मतलब आर 50 सेंटीमीटर दी गई है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी मतलब हमें एफ बतानी है। तो अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो माइनस में ली जाएगी। ठीक है, हमें फोकस दूरी निकालनी है। हम जानते हैं जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या इसकी 50 दी गई है, 50 से हम भाग करेंगे तो -25 सेंटीमीटर आएगी। तो अगर यहाँ पे कहता कि फोकस दूरी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दी गई है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई है, एफ बराबर आना होता तो हम क्या करते? 2 गुणे आर करते, एफ करते, 2 गुणे एफ, तो 2 गुणे -10 कितनी आती? -20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दर्पण को चेंज कर दिया गया, मतलब अवतल को चेंज करके उत्तल दर्पण लिखा है जिसकी फोकस दूरी एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमें आर पता करनी है। अभी हमने बताया है अगर आर निकालना होगा तो हम फोकस दूरी को वक्रता उसको 2 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमें आर निकालना है तो 2 गुणे फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है, प्लस की है क्योंकि यहाँ पर उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी प्लस में ली जाएगी। अगर वक्रता त्रिज्या कहता तो वो भी प्लस में ली जाएगी। तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो 2 गुणे 15 मतलब 30 सेंटीमीटर प्लस की आ जाएगी। नोट देख लीजिए, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं इसके। पहला क्या है? एक अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या इसका जो मान लिया जाता है वो माइनस में लिया जाएगा जब आप न्यूमेरिकल
सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर संबंध की बात करेगा तो f बराबर r/2 लिखेंगे। लेकिन जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको वहाँ पे चिन्ह सहित लेना है। अगला पॉइंट, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होगी वो धनात्मक ली जाएगी। मतलब f वो भी प्लस लिया जाएगा और r भी प्लस लिया जाएगा। चलिए अगला पॉइंट, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब सब लोग सुबह सुबह जब स्कूल जाते हैं तो आप लोग शीशे में 3-4 बार बाल ज़रूर खींचते होंगे, तो उसमें आपका फिगर दिखाई देता है, उसी को हम प्रतिबिंब कह सकते हैं। लेकिन जो रियल डेफिनेशन है वो क्या है, 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के बाद या लेंस में अपवर्तन कह सकते हैं। मतलब दर्पण में परावर्तन होता है और लेंस में अपवर्तन होगा, उसके बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी उस वस्तु को, उसे हम क्या कहेंगे, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। तो प्रतिबिंब 2 टाइप के हैं, पहला है वास्तविक, दूसरा है आभासी। तो जब वस्तु की किरणें जब परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी जब जाकर मिलेंगी तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और जब मिलती हुई प्रतीत होंगी तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। देख सकते हैं आप, प्रतिबिंब 2 प्रकार के लिखे हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। इसमें क्या होगा, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर हम ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग पिक्चर देखते हैं प्रोजेक्टर पर, तो पर्दा लगा होता है और सामने से प्रोजेक्टर चलता है, उस पे प्रतिबिंब को दिखाई देता है, तो वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वास्तविक होता है और उल्टा होता है। मतलब अवतल दर्पण और उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला क्या है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, बल्कि इसका हम केवल फ़ोटो ले सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, और इसे हम पर्दे पर नहीं ले सकते। इसीलिए इसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, क्योंकि इसमें परावर्तन के पश्चात जो किरणें होती हैं वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अगला क्या है, समतल दर्पण से सदैव। समतल दर्पण के बारे में भी पीछे पढ़ा है कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी होगा और सीधा होगा। कैसा होगा, आभासी और सीधा। अगला इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र, अवतल और उत्तल 2 दर्पण पढ़े, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये मेन होते हैं। तो इन दोनों के लिए जो दर्पण सूत्र होता है वो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे f क्या है, v क्या है और u क्या है, इसके बारे में आप देख रहे हैं कि फोकस मतलब f जो है वो वस्तु की दूरी है, दर्पण की फोकस दूरी है, f दर्पण की फोकस दूरी है, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, और जो u है वो दर्पण से वस्तु की दूरी है। मतलब फोकस दूरी को हम f से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं,
और वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं। अब हम दर्पण की बात करते हैं, दोनों दर्पण के लिए कि किसमें मान प्लस होगा, किसमें मान माइनस होगा। तो अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी, और प्रतिबिंब की दूरी होगी वो भी ऋणात्मक में होगी, और जो वस्तु की दूरी होगी वो भी ऋणात्मक में ली जाएगी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस में ली जाएगी, मतलब धनात्मक ली जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक ली जाएगी, और u वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक ली जाएगी। इसके इस सूत्र पे आधारित कुछ अंकिक प्रश्न हैं। पहला अंकिक प्रश्न देख रहे हैं, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये u हो जाएगा। रखी वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, v हमें पहले फाइंड करना है। उसकी फोकस दूरी कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि दर्पण कैसा है, अवतल। दर्पण में तीनों मान f, अवतल दर्पण के लिए f वो भी माइनस में लिया जाएगा, u माइनस में लिया जाएगा, और v भी माइनस में लिया जाएगा। तो यहाँ पर फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है। हमें v निकालना है। सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लगाना है। हमें इसमें v निकालना है। अगर हम इस 1/u को पक्षांतर करेंगे इस साइड में, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर माइनस 1/u, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ पे आपको f और u की वैल्यू पुट करनी है, रखनी है। तो f की वैल्यू है -10 और u की वैल्यू है -10। जो नीचे वाला माइनस है वो ऊपर आ जाएगा, और ये वाला माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों के जो हर हैं वो अलग अलग हैं। जब दोनों के हर अलग अलग हों तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने का तरीका ये है, इसके हर को इस 1 से गुणा करना है तो -20 हो जाएगा। फिर ये चिन्ह आपको लगाना है जो लगा हुआ है प्लस, फिर इस हर को इस 1 से गुणा करना है 10 बटे में क्या करना है, इन दोनों हर को गुणे में लिख लेंगे। तो जब गुणे में लिख लिया तो यहाँ पे आ जाएगा -20 प्लस 10 गुणे 20। तो -20 है प्लस 10 है, तो -20 प्लस 10 जब घटाएंगे तो -10 आएगा। तो -10 बटे में क्या होगा, 10 गुणे 20। तो ये 10 से 10 क्या होगा, कट जाएगा। तो कैंची भी गुणा करेंगे, यहाँ पे कैंची गुणा करेंगे तो -v बराबर 20 सेंटीमीटर, ये वाला माइनस उठा के इधर लगा देंगे तो v बराबर -20 सेंटीमीटर होगा, जो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर बनेगा। अगला न्यूमेरिकल, अवतल दर्पण त्रिज्या दी गई है। अवतल दर्पण दिया गया है r बराबर 20 सेंटीमीटर। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो u होगा हमारा। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बताइए, हमें v क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जैसा कि ऊपर अभी हमने बताया, इसमें f नहीं दी गई है तो पहले हम f निकालेंगे। f बराबर होता है r बटे 2। वक्रता त्रिज्या 20 दी गई है। दर्पण कैसा है, अवतल है, इसलिए यहाँ पर r का मान
20 लिया जाएगा। f बराबर हो जाएगा 8/2। तो यहाँ पर 20 माइनस 20/2 भाग करेंगे 2 से तो -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। वस्तु की दूरी जो v दी गई है वो -15 दी गई है। हमें v निकालना है तो पहले फार्मूला लिखना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमें 1/v निकालना है, इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। फिर वैल्यू को रखा जाएगा, f की जगह पे -10 रखा जाएगा, ये माइनस लगा हुआ है, ये u का मान -15 रखा जाएगा। इस माइनस को ऊपर लगा देंगे, ठीक है। अगला क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस जुड़ के यहाँ पे क्या हो गया प्लस। अब हम देख रहे हैं इसका हर 10 है, इसका हर 15 है, दोनों के हर अलग अलग हैं तो एलसीएम लेंगे। तो इस 15 को -1 से गुणा किया तो -15 आया, फिर ये प्लस लगाएंगे तो इसके बाद इस 10 को इस 1 से गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब -15 है, -15 प्लस 10 तो क्या आएगा -5। तो -5 बटे में जो लिखा है वही लिखा रहेगा 10 गुणे 15। हम देख रहे हैं ये 5 से कट सकती दोनों संख्याएं नीचे वाली, 10 भी कट सकती, 15 भी कट सकती है, तो हमने 15 को काटा है। 15 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 10 और 3 की गुणा हो जाएगी तो 30 आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर -30 सेंटीमीटर आ जाएगी।